बुलाओ जल्दी। नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ? इस स्कूल में प्रार्थना के दौरान ही बच्चे झूमने लगते हैं, छात्राएं रोने लगती हैं। अपना पूछी मैं मुझसे न पूछेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान छोड़कर पढ़ने लगते हैं अंधविश्वास का पाठ। सरकारी स्कूल में सिस्टम क्यों हो गया है बेहोश? तस्वीरें सामने आने के बाद कह रहे हैं करेंगे जांच। जो झाड़ फूंक कर रहे हैं उस पर क्या कर रहे हैं? झाड़ फूंक का तो नहीं पता है मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं कि झाड़ फूंक करा रहे हैं। बीओ को मैंने इंटरफेयर करने के लिए बोला है। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन हुई जरूर है। आदिवासी बहुल शहडोल जिले के बुढ़ार में बने एक सरकारी स्कूल में अजीब मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहाँ प्रार्थना के दौरान बच्चे अचानक बेहोश होने लगते हैं, लेकिन उन्हें होश में लाने के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता बल्कि झाड़ फूंक कराई जाती है। स्कूल के शिक्षक तक को पूरे वाकये को लेकर के परेशान है। वहीं जिला प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये कोई शक्ति है या फिर कुछ और? आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, जिसमें कि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, और डॉक्टर निमेश देसाई, बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर देसाई और डॉक्टर त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए, आपने वक्त निकाला। सर, ये जो घटना है इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले आपको वो घटना दिखाते हैं कि कहानी क्या है, उसके बाद आपके पास आएंगे। बुलाओ। नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ? मार के पता चुड़ैया बड़ा पूछा ना। कैसे जाएगा? अपना पूछें। बता बेटा, कहाँ लगी बताओ, कहाँ लगी? नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ? मार के पता चुड़ैया बड़ा पूछा ना। यहाँ विद्यालय में जब प्रार्थना कराते हैं उसी समय बच्चियों को अचानक बेहोश हो जाते हैं। ये बेहोशी पहले एक महीने में 1-2 बार होता था, अब हफ्ते में 2 बार 3 बार हो रहा है। हम काफ़ी परेशान रहते हैं, आए दिन होता रहता है और ये बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ये आदिवासी बहुल शहडोल के बुढ़ार के छोटकी टोला का सरकारी स्कूल है। 1ली से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 1954 से स्कूल चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आज यहाँ से आ रही हैं वो 70 सालों में इससे पहले कभी नहीं आई। प्रार्थना शुरू होते ही बच्चे एक एक करके जमीन में गिरने लगते हैं, जिसे देखकर बच्चे, शिक्षक सब घबरा रहे हैं। बुलाओ। लेकिन हैरत ये कि इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि झाड़ फूंक से हो रहा है। कहाँ लगी बताओ, भागा दे। शासन प्रशासन बेहोशी की नींद में है। आपने जो मेरे को ये वीडियो दिखाया है, 2 जिम्मेदारों के बयान सुनिए। एक कह रहे हैं एनडीटीवी के वीडियो दिखाने पर मामला उनके संज्ञान में आया। झाड़ फूंक का तो नहीं पता है मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं कि झाड़ फूंक करा रहे हैं। बीओ को मैंने उनके बॉस कह रहे हैं मातहत मामले को जानते हैं। पिछले वर्ष इसी प्रकार की कुछ घटना बिलटुकरी स्कूल में मैंने देखी थी। वहाँ भी इस प्रकार से कुछ बच्चियाँ स्कूल में आकर के बेहोश हो जाती थी, जिसके लिए हमने पूरी मेडिकल टीम को बुलवाया था और वहाँ से डॉक्टर, आज की सारी टीम आई थी और उन्होंने कहा था कि जो गांव के लोग प्रायः जादू टोना और अंधविश्वास में लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। ये अक्सर बच्चों में कोई ना कोई मनोविकार के चलते होता है। या तो उनके खून की कमी होगी, एनीमिया की बीमारी हो सकती है, या और कोई बीमारी हो सकती है। इसके लिए पहले हम एक डॉक्टरों की टीम भेजेंगे और उन बच्चियों का हम स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। उसके पश्चात ही हम देखेंगे कि उनमें क्या सुधार हो रहा है। इसके बाद भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो फिर हम उनकी डॉक्टरों के माध्यम से काउंसलिंग कराएंगे। वो कहीं है बच्चियों का कुछ प्रॉब्लम है किसी मिडिल स्कूल में, और बीओ के नॉलेज में कट्टी टोला शायद उसका नाम है। मैंने बीओ को भेजा हुआ है। बीओ जो है टीम लेके जाएंगे, हेल्थ वाली टीम लेके जाएंगे और बच्चों की काउंसलिंग करेंगे।
और जो झाड़ फूंक कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई की? झाड़ फूक का तो नहीं पता है मुझे, मेरे संज्ञान में नहीं कि झाड़ फूक करा रहे हैं। बीओ को मैंने इंटरफेयर करने के लिए बोला है। आदिवासी बहुल गांव के स्कूल में कुल 157 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाने 5 शिक्षक तैनात हैं। ये एक और कमी है, लेकिन फिलहाल छात्रों का बेहोश होना स्कूल के लिए बड़ा मसला है। शहडोल से विनय तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मार के पता छुटैया सीधे शहडोल चलते हैं अपने सहयोगी विनय के पास। विनय, बताइए ये मामला क्या है पूरा जो कहानी में देखा है? मनोरंजन जी, मैं ये बता दूं कि ये जो स्कूल है शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ है और सुदूर जिला है। आदिवासी अंचल का जिला है। यहाँ अभी भी लोग इलाज के बजाय झाड़ फूक और जादू टोना और इसी तरह के जो आप रेमेडीज देख रहे हैं इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चीजें विद्यालय में हो रही थी। विद्यालय में जो भी बच्चे या बच्चियां आते हैं, अगर सुबह वो आ रहे हैं और प्रार्थना के समय अगर उनको चक्कर आ रहा है, तो जो भी शिक्षक थे और जो भी जिम्मेदार थे, हेडमास्टर थे, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या किसी वीकनेस या कमजोरी की वजह से या बीमारी की वजह से, और उन्हें अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराना था या फिर डॉक्टर को स्वयं बुलवा के दिखवाना था गार्जियन के माध्यम से। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं भारती कि इसमें विद्यालय में ही ये झाड़ फूक की प्रक्रिया चल रही है और शिक्षक खुद हैरान है और वो कह रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं। भारती जरूर। डॉक्टर देसाई, निमेश देसाई हैं, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं। डॉक्टर देसाई, आप क्या कहेंगे? ये आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे इसलिए दो पहलू सूझ रहे हैं। एक तो यह है कि इसको बहुत सालों पहले, दशकों पहले स्टडी किया गया ऐसे फिनोमेना को। इसको कहा जाता है मास हिस्टेरिया। 60-70 के दशक में भी दक्षिण भारत में ये नोटिस किया गया था। और एक उदाहरण दे दूं जिसकी अगर समय रहेगा तो बात करेंगे। वो बंदर मानव का जो किस्सा था वो हम साइंटिफिकली स्टडी कर चुके हैं। दैट वाज आल्सो केस ऑफ मास हिस्टेरिया और क्लासिकली वो स्कूल्स में डिस्क्राइब किया गया। दूसरा पहलू जो आप उजागर कर रहे हैं कि आज के वक्त में आधुनिक विज्ञान पे निर्भर न होके अगर हम झाड़ फूक पे विश्वास कर रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। आधुनिक विज्ञान का सहारा है मेडिकल साइंस और मेंटल हेल्थ साइंस का जो मुनासिब होगा। तो डॉक्टर देसाई, ये क्या फेनोमेनन है? आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? प्रार्थना में लड़कियां बेहोश होने लगती है, मतलब इसको, हाँ जी, जैसे मैंने कहा मास हिस्टेरिया इसको कहा गया है। पाश्चात्य देशों में भी डिस्क्राइब किया गया था दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद। और 60-70 के दशक में हमारे साथी सदेकांत को भी याद होगा, हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में इसको कहा गया था भानुमति सिंड्रोम। वो एक खास जगह आंध्र प्रदेश में थी, उसके वहां ऐसे वाक्य देखे गए थे। तो जहां एक समूह खासकर वल्नरेबल सजेस्टिबल बच्चों का जमा होता है, वहां पे मास हिस्टेरिया देखा गया है। कारण जो भी हो, बशर्ते एक चीज कहना जरूरी है कि सबसे पहले मेडिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मेरी उम्मीद है प्रशासन ने देख लिए होंगे। क्योंकि जो बेहोशी की बात हो रही है इसमें सबसे पहला चरण ये भी रहेगा कि कहीं टॉक्सिकोलॉजी या जो लंच दिया जाता है उसमें कहीं खाने या पीने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला चरण बनेगा मेडिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, फिर हो मेंटल हेल्थ साइंस स्क्रीनिंग और फिर हो उसकी काउंसलिंग और मुनासिब हल। डॉक्टर सत्यकांत, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? ये इलाका छत्तीसगढ़ से लगता है। आदिवासी हम जानते हैं कि अभी भी ट्राइब्स लोग जो हैं बहुत ज़्यादा झाड़ फूक में, ओझा गुनी में विश्वास रखते हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक डायन वाली घटना भी आई, जो कि मेरा मानना है कि इस सोसाइटी में ये सब होना नहीं चाहिए। देखिए जी, म्यूट अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के पास चलेंगे, कुछ लाइन में गड़बड़। डॉक्टर देसाई, तो फिर इसका क्या है? मतलब बच्चियों को कैसे काउंसलिंग किया जाए? और काउंसलिंग वर्ड तो इतना भारी है कि शहर के लोग इतना घबराते हैं, गांव वालों को कैसे बताएंगे कि काउंसलिंग क्या है? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। हमें जरूरी नहीं है कि साइकियाट्री या साइकोलॉजी के भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हो, लेकिन सबसे पहला मुद्दा भारती जी ये होता है मास हिस्टेरिया में कि जो व्यक्ति समूह में है उनको अलग थलग किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे बाकी मास फिनोमेना में होता है, आपको ध्यान होगा मास सुसाइड भी डिस्क्राइब किया गया, मास हिस्टेरिया डिस्क्राइब किया गया, तो वहां असर होता है एक दूसरे पे सामूहिक। तो सबसे पहला ये रहेगा हल कि बच्चों को अलग कर दिया जाए अपने अपने घर के माहौल में
जैसे मैंने कहा, एक बार मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि कोई मेडिकल कारण नहीं है, तब उसके बाद माहौल को थोड़ा ठंडा होने दें, धीरे धीरे जरूर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा समय लेना चाहूंगा भारती जी। जैसे मैंने कहा, आपको और हमारे दर्शकों को याद होगा, दिल्ली और एनसीआर में चल रहा था एक किस्सा बंदर मानव का। जी जी। और मैं बात कर रहा हूँ करीब 20-22 साल पहले की, 2001 में। जी। तो दिल्ली पुलिस ने हमें अप्रोच किया था उस वक्त इवास को साइंटिफिक स्टडी के लिए, और हमने थोड़े वाक्यों में बताऊं, साइंटिफिक स्टडी की उन लोगों की जो ये क्लेम कर रहे थे कि उनकी भिड़ंत हुई बंदर मानव से या उन्होंने देखा, और ये पाया गया कि 90% जो विटनेस या विक्टिम्स थे उनमें साइकोलॉजिकल कारण पाया गया। वो किस्सा थोड़ा अलग हो गया क्योंकि सारे लोग एक जगह जमा नहीं थे, लेकिन उसका कारण अलग है, अगर समय रहेगा बात करेंगे। तो मास हिस्टेरिया के एग्जांपल्स हुए हैं। एक और बता दूं, रसप्रद होगा, एक फिल्म आई थी, मैंने देखी नहीं है, भूत। बंबई में कोई एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, अजय देवगन की फिल्म थी। वहां ये था कि सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले व्यक्तियों को विश्वास हो गया था कि वहां भूत है। तो फिल्म तो बन गई, शूटिंग हो गई। भारती जी, उसके 4-5 साल बाद, कुछ सालों बाद, मुझे एक टीवी चैनल से फोन आया और मैं गया था। अपेरेंटली हुआ ये था कि जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ये शूटिंग की गई थी पूरी फिल्म की, उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सारे रेसिडेंट्स को ये विश्वास हो गया था कि यहाँ भूत है। तो मेरी समझ में 2 अनुभव हुए हैं, एक तो बंदर मानव का जी, और एक ये, उससे भी पहले आपको याद हो 90 के दशक में हुआ था, गणेश जी ने दूध पिया। जी 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 जी। उसके कुछ फिजिक्स के भी एक्सप्लेनेशन बने थे, आपको याद होगा, हाइग्रोस्कोपिक स्टोन होने से। लेकिन वो भी एक किस्सा था मेरी याददाश्त में मास हिस्टेरिया का। जरूर। तो गणेश जी ने दूध पिया, बंदर मानव, और ये जो भूत वाली घटना थी बंबई में जहां शूटिंग हुई थी। जरूर। सत्यकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यकांत जी, मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो आदिवासियों में जो ये इलाका है शहडोल, इस इलाके में, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? डॉक्टर देसाई ने तो बहुत चीज बताई। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां मुझे पता नहीं मेरी बात कहां तक सुनी गई थी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समाज का जो दूसरा पहलू शो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारी संस्कृति में अभी इसको लेकर के एक्सेप्टेंस है। इस एक्सेप्टेंस की वजह से अगर किसी एक बच्ची में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें कोपिंग स्किल में कमी है, तनाव प्रबंधन में दक्षता में उसकी कमी है, उसका सपोर्ट सिस्टम पुअर है, उसने तनाव को पुअर हैंडल होते हुए देखा है, उसमें एक लक्षण आते हैं, तो लगभग समान एज ग्रुप में उसी से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनमें ये लक्षण आने लगते हैं, जिसे सर ने बहुत बखूबी बताया, मास हिस्टीरिया हम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इस घटना को इसमें सीमित नहीं रखना है। इस घटना से शिक्षा लेते हुए हमें यह समझना होगा कि हमें कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर भी हमें विचार करना होगा, ताकि हम तनाव आने पर जो स्वस्थ तरीके हैं तनाव को हैंडल करने के, उसको हमारी नई पीढ़ी सीखे, ताकि हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके और प्रोडक्टिविटी समाज की बढ़ सके। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो यूजुअली एक सनसनीखेज मामले के रूप में उसकी चर्चा होती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो सबक लिए बिना हमें इस घटना से आगे नहीं बढ़ना है। वहां पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो ना इसको केवल मानसिक रोग से, बल्कि सीधा सीधा मानसिक स्वास्थ्य की परिकल्पना पे बात करें, बच्चों के तनाव प्रबंधन पर बात करें, और जो हेल्दी कोपिंग स्किल है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, उसकी महत्ता पर एक बार फिर से मुझे लगता है पुरजोर चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम उस पर कुछ इंप्लीमेंट कर सकें। भारती जी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो झाड़ फूक पर जो लोग विश्वास करते हैं, वो क्या मेडिकल सुविधा के अभाव में करते हैं, या फिर उनको लगता है कि उनका बिलीफ है कि इसलिए भी करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बिलीफ सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे मन में ऐसे बहुत सारे मॉडल हमारे यहाँ पहले से एक्सेप्टेंस रहा है कि झाड़ फूक करने से हमारा कोई पीलिया झड़वा रहा है, कोई मलेरिया झड़वा रहा है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होता ये खराब मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। लेकिन बिलीफ सिस्टम ज्यादा काम करता है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर जी जी जो मानसिक रोग है या खराब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनमें सजेस्टिबिलिटी भी पाई जाती है। तो कई बार हाई सजेस्टिबिलिटी की वजह से ठीक हो जाते हैं, तो हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, झाड़ फूक से चीजें ठीक हो रही हैं, तो और हमारा बिलीफ सिस्टम गहराता चला जाता है। इस कारण से ये परंपरा अभी तक बनी हुई है। डॉक्टर साहब, आपके पीछे एक बोर्ड लगा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, शायद लिखा हुआ है से यस टू लाइफ। ये क्यों लगवाया आपने? अनम्यूट करें, अनम्यूट। चला रहा हूं जी। अब आ रही।
भारती साहब, मैंने आत्महत्या के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है, जीवन को कहें हाँ। एक्चुअली आत्महत्या का जब महिमा मंडन होता है तो उस संबंधित क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती हैं। इस कारण से मैंने अभियान चलाया कि हम जीवन को ग्लोरीफाई करेंगे, जीवन को हाँ कहेंगे, आत्महत्या का महिमा मंडन नहीं करेंगे, जो कि अगेन WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से ही है। तो मैं लोगों में जीवन जीने की जो आशा होती है उसके बारे में बात करता हूं, क्यों जीवन जी रहे हैं, क्यों हमें स्वाभाविक मृत्यु के लिए जाना चाहिए, इस पर भी मैं डिस्कशंस करता हूं भारती जी। जी, विनय के पास चलते हैं, उसके बाद डॉक्टर देसाई के पास आएंगे। विनय, बताइए प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? मामले की जानकारी हमने जो सहायक आयुक्त तहसील ट्राइबल्स को दी, तो उन्होंने खुद ही डीओ को सब निर्देश दिया है कि मेडिकल टीम ले जाके सबसे पहले बच्चियों का मेडिकल चेकअप कराएं और जो भी प्रॉब्लम डॉक्टर्स के कंसल्ट करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। भारती जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये आदिवासी जिला है और जो सुदूर अंचल के ये जो जहाँ का ये छोटी टोला का मामला दिख रहा है आपको, इसके पहले भी 3-4 जगहों पर ऐसे मामले आए थे जहाँ पर फिर मेडिकल टीम गई थी, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, ट्राइबल्स या बीओस गए थे और प्रॉपर वे में बच्चियों के मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। तो जहाँ प्रतीत हो रहा कि छोटी छोटी बच्चियां 1ली से 8वीं तक का स्कूल है, कहीं ना कहीं इसमें कुपोषण एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि अगर सवेरे वो प्रेयर पे आते हैं तो उसमें मैक्सिमम लड़कियां नहीं 4 से 6 लड़कियों को ऐसे चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रही थी, जिसके चलते वो दुनिया और ओझा और झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुपोषण दिख रहा है, जिसके चलते वो वीकनेस है या एनीमिक हो सकती हैं और जिसके चलते चक्कर आना और बेहोशी आना हो सकता है। लोग उसको क्योंकि ये इलाका क्योंकि अशिक्षित होने से और अंधविश्वास और झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास होने से लोग इसकी तरफ मुड़ जाते हैं और जो बेसिक चीज है कि मेडिकली आगे इसका चेकअप किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जरूर, इस पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी माना जा सकता है। जरूर, हमारे दोनों मेहमान भी यही कह रहे हैं और दोनों जो है मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर देसाई, आपने बात की कि किस तरह मास हिस्टीरिया होता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कई बार कहा जाता है ये हॉन्टेड हाउस है, ये ऐसी चीज क्या कोई होती है या वही भूत वाली बात है, सुनी सुनाई बात है? देखिए भारती जी, किस्सा ये है कि ये नाजुक मसला इसलिए हो जाएगा कि जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, आस्था और श्रद्धा और जो कल्चरल प्रैक्टिस और बिलीफ है वो अपनी जगह है, आधुनिक विज्ञान अपनी जगह है। हम ये जरूर नजाकत समझें कि हम लोग ये चाहेंगे कि समाज और समाज का हर एक अंग आधुनिक विज्ञान को अपनाए, लेकिन अगर हम जैसे स्थिति में भी एंटर करें तो मुझे विश्वास है लोकल प्रशासन के लिए थोड़ा नाजुक मुद्दा हो जाता है, जो आस्था और श्रद्धा है उससे हटके आधुनिक विज्ञान को लाने की। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा भारती जी, आपने पूछी थी डॉक्टर सत्यकांत से बात की, क्या मॉडर्न फैसिलिटीज के अभाव में ऐसी विचारधारा पनपती है? मैं ये नहीं मानता हूँ। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आप विश्वास नहीं करेंगे, व्यक्ति विशेष, परिवार और कुछ समूह अभी भी ये विश्वास रखते हैं, या तो अपनी लाचारी में, लाइलाज बीमारियों में, और इवन अदरवाइज जनरली। तो कुछ हद तक एजुकेशन, मॉडर्न एग्जिस्टेंस, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ये थोड़ी मदद करता है, लेकिन खासकर ये जैसा एरिया आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां पे सरप्राइजिंग नहीं है, बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि ये अभी भी आस्था और विचार वही फैले हुए हैं। तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया है ये धीरे धीरे चलेगी। मैं एक बार कहना चाहूंगा भारती जी कि मुझे अवसर मिल रहा है, डॉक्टर सत्यकांत जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने बात पूछी, मास सुसाइड भी देखा गया है। आपको शायद याद हो 80 के दशक में हुआ था जिम जोन्स का, और दुनिया भर में बहुत सारे एग्जांपल्स ये भी हैं कि कहीं रिलीजियस या कल्ट लीडर्स एक समूह को प्रेरित करते हैं अपने साथ पूरा सुसाइड करने। तो मास सुसाइड भी एक फिनोमिनन है। तो जो आपने मुद्दा पकड़ा है सत्यकांत जी के साथ, वो भी बहुत मायने रखता है। और सत्यकांत जी राजकीय स्तर पे मध्य प्रदेश में बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो नेशनल पॉलिसी है सुसाइड प्रिवेंशन की, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी राज्य स्तर पे पॉलिसी बने। लेकिन डॉक्टर देसाई ये रुकेगा कैसे? आपने एक नया सब्जेक्ट मुझे दिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनोचिकित्सक ही इतना भारी वर्ड है समाज में कि मैं यदि किसी को बोलूं कि यार मैं जा रहा हूं डॉक्टर देसाई के पास, वो मनोचिकित्सक हैं, तो वो दूसरे को बोलेगा कि देखो यार इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये पागल लगता है, थोड़ा ये सनका हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन दोनों कोशिश है, जैसे एक मुद्दा चल रहा है समाज में बदलाव का, पुरानी सोच से आधुनिक विज्ञान की तरफ,
उसी प्रकार सत्यकांत और हमारे इंडियन साइकियाट्री के, साइकोलॉजी के बहुत सारे विशेषज्ञ लगे हुए हैं छोटे या बड़े स्तर पे विचारधारा को बदलने के लिए। जो स्टिग्मा है उसको कम करें और मॉडर्न साइंस को, साइकोलॉजी को, साइकियाट्री को, मेंटल हेल्थ को स्वीकार करें। लेकिन एक साथ साथ मैं ये बात कहूंगा, ऐसे किसी भी सिचुएशन में, जैसे अभी आप आज मुद्दा उठा रहे हैं, या आपदा जैसे होती है, गुजरात में भूकंप हुआ, सुनामी हुआ और कोई आपदा होती है, तो हमारा एक प्रिंसिपल पिछले 20-25 साल में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे ये सीखे हैं कि हमें वहां साइकियाट्री का लेंस लेके नहीं जाना। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं या सत्यकांत वहां बतौर साइकियाट्रिस्ट जाते हैं तो एक्सेप्टेंस बहुत कम होगी जी। हमें जाना है वहां नॉर्मल साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के स्तर पे और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो हमें भी चाहिए, जो हम मॉडर्न साइंस के, आधुनिक विज्ञान के चाहिता है, हमें भी चाहिए कि हम सामाजिक विचारधारा से हम मैच कर पाए। जरूर। तो ये बहुत बड़ी सीख हमें मिली है 20-25 साल में, ऐसे किसी भी हालात में कि जहां क्लैश हो रहा है अगर प्रणालीगत विचारधारा का और आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का, तो हम बड़ी नजाकत से, इज्जत के साथ चले, उन लोगों से, उन कम्युनिटी लीडर से बात करें और धीरे धीरे वो वार्तालाप आगे बढ़ाए। जरूर जरूर। डॉक्टर प्रशासनिक ऑर्डर से नहीं होगा, एक टीम से नहीं होगा, समय की बात। डॉक्टर सत्यकांत, मैं आपसे ये सवाल है कि जैसा मैंने डॉक्टर देसाई से पूछा था कि दिल्ली जैसे महानगरों में भी अभी जो है ये टैबू वर्ड है एक तरह से। आप जहां बैठे हैं, आपके पास कौन से लोग आते हैं, और आते हैं तो मतलब उनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आपके पास आके अपना दिल खोल के अपनी बात कहते हैं और आप उनकी मदद कर पाते हैं? मनोरंजन जी, ये बड़ी सतत प्रक्रिया है। पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में समय के साथ जागरूकता बढ़ रही है। अब लोगों के मन में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। इवन आप पढ़े लिखे और अंधविश्वास की बात से भी उभरे तो यहाँ तक जो गैर मनोचिकित्सक है उनमें भी साइकेट्री और साइकेट्रिस्ट के लिए स्टिग्मा है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 2 प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट में, हमें कई बार ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है और 90% केसेस में अपने ट्रीटमेंट की वकालत भी करनी होती है पेशेंट के साथ में, उनके परिजनों के साथ में, कि ये ट्रीटमेंट जरूरी है। क्योंकि आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसका कंप्लायंस, उसका रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर होती है, इतना जो आ भी जाते हैं वो भी बहुत डरे हुए रहते हैं। तो ये बड़ी सतत प्रक्रिया है, इसको बड़े व्यापक पैमाने पर सॉल्व करने की जरूरत है। आप जैसे बड़े मीडिया हाउस मेंटल हेल्थ पर बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स करें, जागरूकता पे काम करें, सरकार अपने स्तर पर काम करे, मनोचिकित्सक अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में तनाव प्रबंधन, लाइफ स्किल, मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों को वैज्ञानिक रूप से लाया जाए, तब कहीं जाकर के सालों की मेहनत के बाद ये स्टिग्मा दूर हो पाएगा। अदरवाइज ऐसी घटनाएं सिर्फ एक चर्चा का विषय बनेगी, हम उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबको मिलकर के साथ में काम करना होगा। और एक्यूट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जैसा कि देसाई सर ने बताया, यहाँ पर हमें बायो साइको सोशल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल कोर मनोचिकित्सक की दृष्टि से अगर हम वहां पर हेल्प के लिए जाएंगे तो शायद उतनी हेल्प नहीं हो पाएगी। मनोरंजन जी, एक सवाल विनय के पास जाता हूं, फिर डॉक्टर देसाई के पास आऊंगा फाइनल वर्ड के लिए। विनय, आप जहां पे खड़े हैं, क्या लोगों ने मनोचिकित्सक जैसे शब्द सुने हैं? क्या उनको मालूम है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो आपसे बातचीत करके आपके समस्या के निवारण कर सकता है? क्या इसका ऐसा वर्ड भी लोगों ने सुना है क्या? क्योंकि ये संभागीय मुख्यालय, और अगर शहरों में देखा जाए तो मनोचिकित्सक की जगह ज्यादातर काउंसलर का अभी एक शब्द प्रचलन में आ रहा है। लोग थोड़ा बहुत सलाह लेने जाते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो है वो मेडिकल साइंस पे ही विश्वास रखते हैं, या फिर जो अभी आप देख रहे हैं ये झाड़ फूंक, दो ही तरह के पहलू सामने आते हैं। और जो यहाँ का पहलू दिख रहा है, इसमें मुख्यतः ये देखने में आ रहा है कि झाड़ फूंक जो है, मतलब उनके ऊपर जो विश्वास अंधविश्वास ऐसा ही, साथ साथ उनको एक अच्छी हेल्थ डाइट और मॉनिटरिंग और साथ साथ मेडिकल जो काउंसलिंग होती है उसकी ज्यादा आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। जरूर विनय। डॉक्टर देसाई, फाइनल वर्ड। बिल्कुल सहमत हूं विनय से, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मुझे या सत्यकांत को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हमें बतौर काउंसलर स्वीकार किया जाए, ना कि मनोचिकित्सक। एक बात कहना चाहूंगा भारती जी, ना सत्यकांत के हमें सर पे कोई सिंग लगे हैं, हम मनोचिकित्सक हैं, और न ही हमारे क्लाइंट्स पेशेंट्स को एबनॉर्मल होते हैं। हम सब में कभी ना कभी जीवन काल के दौरान मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान की मदद की जरूरत पड़ सकती है। अब सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से,
ये सच्चाई हम समाज तक पहुंचाएं, जैसे सत्यकांत कह रहे हैं। चलिए, लास्ट वर्ड डॉक्टर सत्यकांत, से यस टू लाइफ। जी, जीवन को कहें हाँ। मुझे लगता है कि हम सबको मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य का एक हिस्सा मानना पड़ेगा, और जो समाज का पढ़ा लिखा तबका जिम्मेदार वर्ग है, जिस पर लोगों का इन्फ्लुएंस है, उनको लीड लेनी पड़ेगी, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये केवल हम मुट्ठी भर मनोचिकित्सक के जो प्रयास है वो नाकाफी होंगे। हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, और आप जैसे एडिटर्स की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी मनोरंजन की, जो रेगुलर ऐसी घटनाओं पर प्रोग्राम करते रहें और समाज में चेतना लाने का कार्य करें। जरूर जरूर, मैं आपसे भी मिलता रहूंगा। डॉक्टर देसाई से हमारी टीवी के जरिए ही मुलाकात होती रहती है। मैं कोशिश करता हूं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे कि प्रोग्राम करूं, केवल पॉलिटिक्स पे ना करूं। तो डॉक्टर देसाई, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी और विनय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। तो आज मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।